Okay, hello and welcome to all. Yes, in continuation, जो हम पहले पढ़ रहे थे उसके कंटिन्यूशन में जो है आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का, ये समझ लीजिए ये लास्ट जो है टेस्ट है, लास्ट एनालिटिकल मेथड है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हमने मॉइस्चर की डिस्कस कर ली, फैट जो है डिस्कस कर लिया, फैट जो है वैसे जनरल फूड्स में डिस्कस कर लिया, फिर डेयरी के लिए अलग से डिस्कस कर लिया। देन हमने जो है जेल्डल मेथड से नाइट्रोजन के थ्रू जो है प्रोटीन का डिस्कशन कर लिया। ऑलराइट, फैट में जो है ईथर एक्सट्रैक्शन डिस्कस किया था। अब जो रह गया है वो मात्र जो है एक चीज रह गई है, वो है ऐश। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट, ऑलराइट, आपका कार्बोहाइड्रेट का एक तरफ हो गया। अभी फाइबर का शायद हम डिस्कशन रह गया है, शायद उसको भी हमें देखना पड़ेगा। ओके, शायद मैंने उसको कवर किया नहीं है, उसको भी मैं कवर कर दूंगा। फैट, प्रोटीन, मॉइस्चर, ये हो गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग समथिंग विच इज कॉल्ड एज ऐश कंटेंट। सी, ऐश कंटेंट क्या होता है? ऐश बेसिकली, ऐश का मतलब अगर हम वैसे लिटरल अनुवाद करें तो वो हो गया राख। राख जिसको कहते हैं, मतलब जलने के बाद जो रह जाती है उसको हम ऐश कहते हैं। ठीक है, नाउ जब आपने ऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी है उसको जला दिया, ओके, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ जो है निकल गया, राइट। बाकी कौन से एलिमेंट्स बचे हैं? नाइट्रोजन भी आपने निकाल लिया। जो बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं वो मिनरल्स होते हैं। सो बेसिकली जब हम ऐश कंटेंट की बात करते हैं, ऐश कंटेंट इज नथिंग बट जो मिनरल्स रह जाते हैं उसमें, उसकी जो है जब हम क्वांटिफिकेशन करते हैं। देखिए, आप अगेन न्यूट्रिशनल लेबल पढ़िए प्रोडक्ट्स की, जो पैकेज प्रोडक्ट्स आती है जो हमने पहले डिस्कस करी थी, उसमें जो है आपको ऐश कंटेंट मिनरल्स के नाम पे जो है आपको दिखाई देगा। हालांकि इंडिविजुअल मिनरल्स के नाम पे दिखाई देगा। इंडिविजुअल मिनरल्स के लिए हमें करना होगा तो उसका जो है ये जो ऐश कंटेंट हम करेंगे इसके आगे भी जो है कुछ होता है, उसके बेसिस में हम करेंगे। बट ओवरऑल ओवरऑल जब हम करेंगे कि पूरा मतलब मिनरल कंटेंट कितना था, ठीक है, तो उसके लिए जो है हम ऐश कंटेंट करेंगे। यानी कि क्या कहते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ें जो हैं कितनी मात्रा में जो है मौजूद थी टोटल मिला के, कि खाने में कितनी परसेंटेज था, उसको नापने के लिए अगर हमें करना है तो हमें ऐश कंटेंट की जो है एनालिसिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वही ऐश कंटेंट के बारे में डिस्कस करने वाले। ठीक है, सो ऐश कंटेंट is a measure of, okay, I don't know why it's not working, let me see. Yeah, ash content is the measure of, sorry, yeah, just have to give me a while. ये जो है ये चीजें मैं मिटा दूं। That's an eraser. Okay, right. Right, yes. So ash content is a measure of the total amount of minerals present within a food. खाने के अंदर कितने मिनरल्स मौजूद हैं, ठीक है, उसको जब हम नापते हैं, उसकी जो नापना है उसको हम ऐश कंटेंट के माध्यम से करते हैं। ओके, जबकि मिनरल कंटेंट इज इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक में आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जहाँ कार्बन मौजूद होती है उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, राइट। सो दीज आर ऑल इनऑर्गेनिक। ओके, तो ये क्या क्या चीज़ें आती है इसमें? कैल्शियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, क्लोरीन आ गया। दिस इज ऑल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो कि खाने में मौजूद हो सकती हैं, ऑलराइट। इसकी कंटेंट को हम नाप रहे हैं। इसकी कंटेंट जो है नापने की रीज़न क्या है? सी, ये मिनरल्स जो हैं हमारे शरीर में जो है बहुत सारे फंक्शंस में इनकी इम्पोर्टेंस होती है। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, आपको पता है हड्डियों की डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो कॉमन सेंस है।
ओके। सोडियम, हमारे शरीर में जो है सॉल्ट बैलेंस को जो है मेंटेन करके रखने के लिए जो सोडियम की जरूरत होती है। सिमिलरली पोटेशियम की भी जरूरत होती है। सो हर एक एलिमेंट की जो है अगर हमारी शरीर में कम या ज्यादा जितनी भी मात्रा में उसकी जरूरत होती ही होती है। सो वो अगर खाने में मौजूद है तो कितनी मात्रा में मौजूद है, तो हम ऐश कंटेंट से ओवरऑल मिनरल एलिमेंट्स की जो है मिनरल कंटेंट्स की जो है नापते हैं। सो न्यूट्रिशनल लेबलिंग करना है तो आपको ऐश कंटेंट पता होना जरूरी है। ये सरकारी नियम है, ओके, कानून है। यू हैव टू शो न्यूट्रिशनल लेबलिंग में अगर कोई स्पेसिफिक मिनरल्स मौजूद है तो यू हैव टू शो। ओके। क्वालिटी भी जो है काफी हद तक जो है ये मिनरल्स भी तय करती हैं। टेस्ट, टेक्सचर, क्वालिटी। आप अगर जो है कभी कभार पानी पीते हैं तो हम उसको मिनरल वाटर कहते हैं। हालांकि ठीक है, मिनरल वाटर हर कुछ नहीं होता है, उसका मैं अलग वीडियो डालूंगा। मिनरल वाटर का मतलब होता है उसमें आपने स्पेसिफिक मिनरल्स की जो है क्वांटिफिकेशन करी है, या तो आपने ऐड किया है, ये कुदरती तौर पे उस पानी में मौजूद है, तो उसका टेस्ट बदल जाता है। बदलता है, नहीं बदलता है। तो कारण क्या है? इट इज बिकॉज मिनरल्स आर प्रेजेंट इन दैट, दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दैट वाटर। सो मिनरल्स के मौजूद होने से जो है खाने की जो सेंसरी क्वालिटीज है उसमें फर्क पड़ता है। उसके अलावा माइक्रोबियल स्टेबिलिटी में भी मिनरल्स का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। स्पेसिफिक मिनरल्स के एक्सेस क्वांटिटी में मौजूद होने से कभी कभार किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कंट्रोल करने की जो है क्षमता रहती है मिनरल्स में। ओके, सो उसके लिए भी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन की मतलब न्यूट्रिशनल लेबल से ही मतलब है, मतलब आप स्पेसिफिक जो है एक RDA कहते हैं, रिकमेंडेड डेली अलावेंस कहते हैं। रिकमेंडेड डेली अलावेंस मतलब हमारी शरीर में जो है रोजमर्रे के काम के लिए, फंक्शनिंग के लिए एलिमेंट्स की जो है कितनी डिमांड है, हमारी शरीर में जो है कितनी डिमांड है उसकी। मतलब जैसे कैल्शियम, फास्फोरस का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है। आपके शरीर में रोज के काम के लिए आपकी एक्टिविटी के अनुसार इतने एलिमेंट्स की इतनी जो है मात्रा में जरूरत है। वो अगर आपको क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। ऑलराइट, आप खाने को जो है बैलेंस करके डाइट को जो है खा सकते हैं। देन खाने को जब आप प्रोसेस करते हो, हीट ट्रीटमेंट करते हो, फ्रीजिंग करते हो, अगर खाने में एक स्पेसिफिक एलिमेंट मौजूद होगी, उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो खाने की जो है ट्रीटमेंट पे जो है असर कर सकता है। खाने का काला पड़ जाना या खाने का सफेद हो जाना, व्हाटएवर। ओके, सो प्रोसेसिंग, किस किस्म की प्रोसेसिंग करने से उस खाने में क्या बदलाव आएगा, ठीक है, वो भी जो है निर्भर करता है कि कौन सी मिनरल या कौन सी जो एलिमेंट है कितनी मात्रा में मौजूद है। तो ये भी चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, इसीलिए हम ऐश कंटेंट की जो है एस्टिमेशन करते हैं। ऑलराइट, सो डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश कंटेंट। Ash is the inorganic residue remaining after water and organic matter have been removed by heating in the presence of oxidizing agents. Ash क्या चीज है? राख है। राख क्या चीज है? आप इनऑर्गेनिक रेसिड्यू जो रह जाती है, इनऑर्गेनिक रेसिड्यू मैं बता रहा हूं, कार्बन नहीं होता है, इनऑर्गेनिक रेसिड्यू जो रह जाता है जब आप ऑर्गेनिक मटेरियल को और पानी को हटा देते हो, गर्म करके, जला के और ऑक्सीडाइज कर देते हो, उसके बाद जो रह जाता है उसको हम ऐश कहते हैं। उसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक मटेरियल रह जाता है। ओके, ये ऐश को जो है हमें टोटल अमाउंट ऑफ मिनरल्स विद इन अ फूड, इसकी जो है तुलना देती है। टोटल अमाउंट ऑफ मिनरल्स विद इन अ फूड, उसकी जो है हमें आइडिया देती है। ओके, analytical techniques for providing information about the total mineral content are based on the fact that minerals can be distinguished from all other components within a food in some measurable way. So लॉजिक क्या है? जो मिनरल्स हैं उसको जो है बाकी मटेरियल, जो खाना जिससे भी बना होता है ऑर्गेनिक मटेरियल से, उससे आप मिनरल्स को जो है अलग तरीके से अलग हटा के जो है मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो। इसके आधार पर जो है ये ऐश कंटेंट की जो है साइंस टेक्नोलॉजी जो है डेवलप किया गया है। ओके, वो क्या है?
मेथड जो भी है दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मिनरल्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। जो बेसिक मिनरल्स है, कैल्शियम, पोटेशियम, यू नो कैल्शियम ले लो, पोटेशियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कॉपर ले लो, ये जो है बेसिक हीटिंग से जो है डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एलिमेंट्स डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। ये जो है बेसिक प्रिंसिपल है जिसके आधार पर ये ऐश कंटेंट का पूरा डिटर्मिनेशन तय किया गया है, डिजाइन किया गया है, पूरा एक्सपेरिमेंट जो है इस पे आधार पर डिजाइन किया गया है। तो अगर हम एनालिटिकल प्रोसीजर देखें, 3 तरीके से जो है ऐश की जो है हम टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, एक ड्राई ऐशिंग, दूसरा वेट ऐशिंग और तीसरा लो टेम्परेचर प्लाज्मा ड्राई ऐशिंग, जिसमें कि हम लो टेम्परेचर प्लाज्मा ड्राइंग की जो है डिस्कशन नहीं करेंगे, इसकी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बट यस ड्राई ऐशिंग, वेट ऐशिंग की डिस्कशन करेंगे, बिकॉज ये लो टेम्परेचर प्लाज्मा ड्राइंग विल गेट इनटू डीपर, बट वी विल बेसिकली अंडरस्टैंड कि ऐश सिंपलेस्ट तरीके से लैब्स में कैसे किया जाता है, ड्राई ऐशिंग और वेट ऐशिंग के बीच में डिफरेंस क्या है और ये कैसे किया जाता है। देखिए, ड्राई ऐशिंग इज सिंपल बर्निंग, जला देते हो, ओके, सूखा करके, मतलब खाने में से मॉइस्चर, फैट, इन सब को हटा के खाने को जला देते हो, ऑलराइट। हाई टेम्परेचर में जला देते हो, मतलब सूखे में जलाना, ऑलराइट। और जो राख रह जाती है उसकी जो है उसमें क्या रहता है, एलिमेंट्स ही रह जाते हैं, बेसिक एलिमेंट्स जो रह जाते हैं, मिनरल्स जो रह जाते हैं, उसको नाप लेते हैं, ऑलराइट। सो दैट इज ड्राई ऐशिंग। वेट ऐशिंग में जो है आप लिक्विड कंटेंट डाल के, सल्फ्यूरिक एसिड डाल के या नाइट्रिक एसिड डाल के आप एसिड डाल के जो है जला देते हो कि खाने को, सूखे में नहीं, तो एसिड डाल के जला देते हो, ऑलराइट। और उसमें जो रह जाता है, ओके, एसिड डाल के थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, तो जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो जल जाता है, वो बर्न हो जाता है, क्या बच जाता है, मिनरल बच जाती है, सो उसको नाप लेते हैं। तो ड्राई ऐशिंग तो हमें जनरली टोटल ऐश का जो है, टोटल मिनरल कंटेंट की जो है हमें वॉल्यूम देती है, क्वांटिटी देती है ना। बट वेट ऐशिंग वहां करते हैं जहां पे हमें स्पेसिफिकली, ठीक है, हमें नापना होता है भाई सोडियम कितनी मौजूद है, पोटेशियम कितनी मौजूद है, क्लोरीन कितनी मौजूद, अगर ऐसे हम स्पेसिफिकली किसी मिनरल को जो है नापना चाहते हैं तो हम वेट ऐशिंग करते हैं। ड्राई ऐशिंग में हमें टोटल जो है देखने के लिए किया जाता है। नाउ ash content of fresh foods rarely exceed 5%, सॉरी, ash content जो है, एश कंटेंट जो है, क्या हो रहा है, I'm सॉरी, या एश कंटेंट जो है 5% से ज्यादा जो है किसी खाने में ज्यादा नहीं होता है, 5% से ज्यादा नहीं होता है एश कंटेंट, इट डज नॉट एक्सीड 5%, बट कभी कभार कोई प्रोसेस फूड में जो है 12% तक हो सकता है। एग्जाम्पल ड्राइड बीफ, इंडिया में इसकी जो है बात ही ना करें, ठीक है, इंडिया में इसकी बात ही ना करें, रिस्क वाली मामला है, बट फिर भी दुनिया भर में तो चलता ही है। तो ड्राइड बीफ, बीफ क्या होती है, चर्बी, किसकी चर्बी होती है, गाय की चर्बी, इसलिए इंडिया में इसकी बात ना करें, राइट। सो वी शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट इट, बट ऐसे खाने की प्रोडक्ट्स होती हैं जहां पे 12% तक जो है मिनरल्स जो है मौजूद होते हैं, बट वैसे देखा जाए मिनरल जो है 5% से ज्यादा नहीं होती है खाने में, ओके, इन जनरल की हम बात करें। अब बात करते हैं ड्राई ऐशिंग में जो है सैंपल प्रिपरेशन, ड्राई ऐशिंग हो या वेट ऐशिंग हो, सैंपल प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसकी जो है यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले आप 1 से 10 ग्राम के बीच में जितनी भी सैंपल लेना है, जिसकी की आपकी एनालिसिस करनी है ऐश कंटेंट की, वो जो है तोल के जो है ले लेते हैं 1 to 10 ग्राम्स, ठीक है। नाउ उसके बाद इस खाने को जो है अच्छे से ग्राइंड कर देते हैं, इस खाने को अच्छे से ग्राइंड कर देते हैं और उसमें से एक पोर्शन लेते हैं, ठीक है, अच्छे से फाइनली ग्राइंड कर लेना। फाइनली ग्राइंड करने से पहले याद रखने वाली बात क्या है, आप इसका मॉइस्चर हटा देंगे। मॉइस्चर कैसे हटाते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मॉइस्चर एनालिसिस कैसे करते हैं उसमें डिस्कस कर लिया, हॉट एयर ओवन में रख के करते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है,
राइट। फैट भी हटा देते हैं। फैट कैसे हटाना है हमने ये भी डिस्कस कर लिया था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से हम फैट को जो है हटा देते हैं, ये भी हमने जो है डिस्कस कर लिया था। राइट। नाउ वो सब करने के बाद जो ड्राई मैटर रह जाती है उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। सो वी हैव फाइनली ग्राउंड मटेरियल, है ना। फाइनली ग्राउंड मटेरियल को लेते हैं और उसको जो है ऐश एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ऐश एनालिसिस करने से पहले सैंपल को सुखा देते हैं, यानी कि मॉइस्चर को जो है हटा देते हैं। मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, फिर वो आप ड्राई ऐशिंग कह ही नहीं सकते। सिमिलर जहां पे फैट कंटेंट होता है उसमें से भी जो है फैट को हटा देंगे। हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया है, फैट को कैसे एनालाइज करते हैं, उसी तरीके से आप फैट को भी हटा देंगे। फैट हट गया, आपके जो रह गया उसी को हम ऐश के लिए यूज कर लेंगे। फैट को हटा दिया आपने, जो जो रह गया उसी को हम ऐश कंटेंट के लिए यूज कर लेंगे। तो फैट और क्या कहते हैं आपका मॉइस्चर दोनों ही जो है सैंपल में नहीं होना चाहिए और ड्राई होनी चाहिए, और आप उसने ग्राइंड कर लिया अच्छे से, पाउडर बना के रख दिया। अब इस सैंपल को जो है ग्राइंड करने के बाद हम लेते हैं एक छोटी सी प्याली जैसी होती है, उसको हम क्रूसिबल कहते हैं। कटोरा टाइप का होता है। मैं क्रूसिबल कैसे दिखता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए क्रूसिबल, इसको हम क्रूसिबल कहते हैं, है ना। प्याली जैसी है, कटोरी टाइप की है, बट इसकी खासियत क्या है, ये जो है 1000-1200 टेम्परेचर की जो है गर्मी को जो है ये झेल सकता है। ये इसकी खासियत होती है, इसीलिए इसको हम क्रूसिबल कहते हैं। ऑलराइट, इसकी खासियत क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर, 1100-1200 टेम्परेचर तक जो है झेल सकता है। तो इसके अलग हायर टेम्परेचर के भी जो है मटेरियल का बना हुआ क्रूसिबल्स आते हैं, वो हमारी मतलब की नहीं है, हम अपनी मतलब की बात करें। इसको जो है हम क्रूसिबल कहते हैं। क्रूसिबल मतलब वो चीज जिसको कि हम यूज करते हैं जलाने के लिए। सैंपल कहीं ना कहीं रख के जलाओगे ना, तो इसी जो है प्याली टाइप की चीज में क्रूसिबल में रख के हम जलाएंगे। प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभार जो है देखिए मिनरल्स की हम बात करते हैं, चाहे कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, ये सब चीजें जो है ना, कभी कभार बर्तन भगोने जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, करछी, स्पैचुला, हम बर्तन भगोने की बात नहीं करेंगे, स्पैचुला हो गया जो हम लैब में यूज करते हैं, या अगर गलती से हमने जो है किसी एल्युमिनियम की जो है कटोरी में डाल दिया, इन सब से भी जो है थोड़ी थोड़ी मिनरल्स जो है खाने के साथ मिल सकती है। तो हमारी प्रयास ये होनी चाहिए हम ऐसी चीजों का, औजार का जो है इस्तेमाल करें जिसमें से मिनरल्स का जो है खाने में ऐड होने की जो है संभावना ना हो। ठीक है, तो जनरली दैट इज वाई यू यूज ग्लास। ग्लास से कुछ ऐड नहीं होता है, एल्युमिनियम, कोई भी मेटल की चीज को जो हम इस्तेमाल ना करें। ओके, सो दैट इज व्हाट यू आर डिस्क्राइबिंग हियर। कोशिश ये करनी चाहिए कोई भी ऐसी कॉन्टैक्ट मटेरियल पे रखे ना खाने को जिससे जो है मिनरल जो है खाने में जबरदस्ती ऐड हो। खाने के साथ का नहीं है, बट ऐड हो जाता है इन सब चीजों से। ऑलराइट, तो ये जो है सैंपल को प्रिपेयर करने का बेसिक एक स्टेप है। अब ड्राई ऐशिंग क्या करते हैं, ड्राई ऐशिंग में हाई टेम्परेचर मफल फर्नेस को यूज किया जाता है। फर्नेस, फर्नेस अगर कहें तो हिंदी में बेसिक भाषा में कहते हैं भट्टी। चूल्हे वाला भट्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पे अगर आप कांच कैसे बनती है, या मैं कहूँ लोहार के पास जो भट्टी होती है उसको बेसिकली हम फर्नेस कहते हैं। जहाँ पे कंटिन्यू बहुत हाई टेम्परेचर पे जो है जलता रहता है, उसको हम फर्नेस कहते हैं। ओके, मैं मफल फर्नेस का भी जो है आपको एक इमेज ये दिखा देता हूँ। ये मफल फर्नेस जो है लैब के लिए ऐसे होता है। आप देखिए इसकी लाइनिंग जो है स्पेसिफिकली यहाँ दिया हुआ है। ये लाइनिंग अलग ही मटेरियल की होती है और ये बिल्कुल बंद हो जाती है। कितने टेम्परेचर तक ले जाते हैं, 600 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं। तो इसके अंदर जो है इतनी टेम्परेचर होती है, हाई टेम्परेचर पे हम रखते हैं। तो जाहिर सी बात है इतना टेम्परेचर पे जब ले जाना होता है तो बिजली का जो है खपत बहुत ज़्यादा होता है। बिजली का खपत बहुत ज़्यादा होता है और लेबोरेटरी जो है, पूरी लैब जो है गर्म हो सकती है। तो इसकी लाइनिंग ऐसी होती है कि बाहर का टेम्परेचर इसके अंदर को जो है असर ना करें, और अंदर जितनी गर्मी होती है ये बाहर निकल के नहीं आए। तो इसकी एक स्पेशल लाइनिंग होती है जिसकी वजह से जो है ये अंदर की गर्मी जो है बरकरार बनी रहती है।
बाहर जो है ये गर्मी एस्केप ना हो। ठीक है, इस मकसद से जो है इसका डिजाइन किया जाता है। कितने टेम्परेचर पर तक रखते हैं? 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। ओके, तो 500 से 600 डिग्री सेल तक रखते हैं तो क्या होता है, वाटर जो बचा कुचा रह जाएगा वो उड़ जाएगा। जो वोलेटाइल मटेरियल है, जो हवा में उड़ने वाली चीजें हैं, वो सब वेपर बन के निकल जाती है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ओके, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होती है ये सब जो है जल जाता है, ये सब जो है बर्न हो जाती है। ओके, ये सब चीजें जो है बर्न हो जाती है। और ये बर्न कैसे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजन के प्रेजेंस में जो है इसको जला देते हैं। ओके, सो दे आर बर्न्ट इन द प्रेजेंस ऑफ गैसेस। ये सब हो गया। ओके, ये सब हो गया। ये जितने भी मिनरल्स हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं ऑक्साइड्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, क्लोराइड्स और सिलिकेट्स। प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाती हैं, ऑक्सीडाइज हो जाता है, सल्फेट में बदल जाते हैं, फॉस्फेट में बदल जाती हैं। सो ये सब अभी जो है आपके क्या कहते हैं मिक्सचर में जो राख है उसमें यही रह गया, बाकी सब निकल गया। पानी उड़ गया, इतने टेम्परेचर में 500-600 डिग्री में कुछ बचेगा थोड़ी ना, पानी उड़ गया। जो सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल है वो जल गया, जल के राख हो गया। जो वैसे दूसरे लिक्विड होते हैं, ऑयल होता है या कुछ भी होता है, वो वेपराइज हो गया, सब निकल गया, कुछ नहीं बचा, राख बची। और राख में सिर्फ मिनरल जो ऑक्सीडाइज हो गए हैं वो रह गए। ऑलराइट, नाउ तो ध्यान देने वाली चीज क्या है, कभी कभार कोई एक स्पेसिफिक जो मिनरल्स होते हैं उनके लिए हाई टेम्परेचर यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो हाई टेम्परेचर में उनका भी जो है खत्म हो जाता है, वो भी खत्म हो जाती है। तो कभी कभार किसी एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं मिनरल्स को अगर जांचना है तो हम ड्राई ऐशिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वेट ऐशिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाले कॉलम में जो है इसी की जिक्र है। ओके, जहाँ पे लो वोलेटाइल जो मिनरल्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए आयन है, लेड है, मेर्कुरी है, ये लो वोलेटाइल मेटल्स हैं जो कि हाई टेम्परेचर में जो है ये उड़ जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो उनको अगर नापना हो, ठीक है, तो हम जो है ड्राई ऐशिंग का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हाई टेम्परेचर हम यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोसीजर, आपका प्रिंसिपल आपने पढ़ लिया, प्रोसीजर पढ़ लिया। आप क्या बचा? ऐश बच गया, राख बच गया, जो बाकी सब जो है उड़ गया। अब आपकी कैलकुलेशन पे बात आती है, कैसे जो है हम कैलकुलेट करते हैं। जो खाने का सैंपल आपने लिया था उसका आपने वजन लेना था। जो आपने जलाने से पहले जो सैंपल जितना लिया उसका वजन ले लिया आपने, ठीक है। और सैंपल को जला देने के बाद जो राख रह गई, ठीक है, उसका आपने जो है वजन ले लिया। अब ऐश कंटेंट को जो है कैसे दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है? परसेंटेज ऐश ड्राई मैटर, ड्राई बेसिस, परसेंटेज ऐश ड्राई बेसिस में जो है आप रिपोर्ट करते हैं। कैसे रिपोर्ट करते हैं? एम ऐश बाई एम ड्राई इंटू 100। एम यहाँ पे मास जो है दिखाते हैं, मास ऑफ द ऐश बाई मास ऑफ द ड्राई मैटर इंटू 100, वो मिल जाता है आपको ऐश परसेंटेज। ओके, तो मास ऑफ द ऐश, इसको क्या करते हैं? एम ऐश रेफर्स टू द मास ऑफ द ऐश्ड सैंपल। एम ऐश मतलब जो राख रह गई है उसकी जो है मास, उसकी जो वजन, वो जो है एम ऐश हो गया। ओके, एम ड्राई, एम ड्राई का मतलब है जो आपने सुखा दिया, याद रखिएगा, आपने मॉइस्चर हटा दिया, फैट हटा दिया। ओके, इसको हटाने के बाद जलाने से पहले, राख में कन्वर्ट करने से पहले जो आपने जो क्रूसिबल में वजन लिया वो जो है एम ड्राई हो गया। ठीक है, अगर वही चीज आप जो है एम वेट, यानी कि आपने सुखाने से पहले जो सैंपल लिया, टोटल सैंपल लिया, वो जो है एम वेट हुआ। तो ये एम ड्राई और एम वेट का मतलब ये है, समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो आप एम ऐश जो है ड्राई बेसिस में भी रिपोर्ट कर सकते हैं और ऐश जो है वेट बेसिस में भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। समझ में आई? तो ये जो है सिंपल तरीका है ऐश को नापने का। ऑलराइट, ये इन्होंने बाकी इसको इन डेप्थ जो है
प्रोसीजर समझाई हुई है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। क्रूसिबल यूज किया जाता है। क्रूसिबल हमने आपको बता दिया, क्रूसिबल अलग अलग चीजों से बना जा सकता है। एक क्वार्ट्ज होती है, पायरेक्स होती है, पोर्सलिन, स्टील एंड प्लैटिनम। ठीक है, तो जनरली जो है पायरेक्स या पोर्सलिन का जो है इस्तेमाल किया जाता है, बाकी चीजें तो नहीं यूज किया जाता है। पायरेक्स या पोर्सलिन की जो है हम जो है क्या कहते हैं क्रूसिबल यूज करते हैं। जो क्रूसिबल यह है मैंने आपको दिखा दिया क्रूसिबल कैसे दिखता है। ओके, और ये निर्भर करता है कि आप कौन सा क्रूसिबल यूज करते हैं, निर्भर करता है कि कौन सी सैंपल जो है आप एनालाइज करना चाहते हैं। ओके, सो ये क्लियरली लिखा है, मोस्ट crucibles are made from porcelain because it is relatively inexpensive to purchase, can be used to high temperature up to more than 1200 डिग्री सेल्सियस। पोर्सलिन से बना हुआ ही जो है ज्यादातर यूज किया जाता है, क्योंकि वो एक तो सस्ता है। ओके, वो एक तो सस्ता है, उसके अलावा वो एक तो सस्ता है और उसके अलावा जो है ये हाई टेम्परेचर जो है झेलने की जो है क्षमता रखती है। दैट इज वाई वी यूज पोर्सलिन। ठीक है, तो पोर्सलिन क्रूसिबल को जो है यूज किया जाता है नाउ। एंड दूसरा ये है कि पोर्सलिन क्रूसिबल्स आर रेसिस्टेंट टू एसिड्स बट कैन बी करोडेड बाय अल्कलाइन सैंपल्स। ठीक है, एसिड से भी जो है पोर्सलिन पे जो है ज्यादा असर नहीं करता है, बट माना जाता है कि अल्कलाइन सॉल्यूशन से जो है पोर्सलिन पे जो है असर किया जा सकता है। बट दैट इज वाई कहते हैं कि अलग अलग वैरायटी का पोर्सलिन जो क्रूसिबल्स होती है, अगर आप अल्कलाइन सामग्री को जो है ऐश करना चाहते हैं तो हम हो सकता है पोर्सलिन की जगह पायरेक्स को यूज कर लें या प्लैटिनम को यूज कर लें। अगेन वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सैंपल की जो है ऐश लेना चाहते हैं। ठीक है, नाउ सैंपल को जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कितने टेम्परेचर पे, 500 से 600 डिग्री, कितनी देर के लिए जगह, 24 घंटे के लिए। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा 1 घंटा, पूरे एक दिन 24 घंटे के लिए जो है 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पे जो है आप रखते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि गर्मी कितना पैदा करेगा उस कमरे में। दैट इज वाई जो फर्नेस होती है, जो भट्टी इसके लिए जो बनती है, उसका जो है एक अलग डिजाइन होता है, और वो डिजाइन इसी वजह से बनाया जाता है कि गर्मी जो है बाहर ना निकले और तार वार भी ना जल जाए। हाई कैपेसिटी की जो है तार केबल इसके साथ जुड़ी रहती है। ड्राई ऐशिंग के सबसे बड़ा एडवांटेज सेफ माना जाता है। ठीक है, few reagents are required, many samples can be analyzed simultaneously, not labor intensive, and ash can be analyzed for specific mineral content। ज्यादा रिएजेंट्स तो जाहिर सी बात है, ज्यादा रिएजेंट्स तो हम यूज ही नहीं करते, बस हम जलाने का काम कर रहे हैं। आपने फैट हटा दिया, मॉइस्चर हटा दिया, आप सीधा जो है जो बचा रह गया उसका जो है ऐश निकाल लेते हैं, कोई एसिड कुछ नहीं यूज करते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है इसका एक अपना खुद का एडवांटेज है। एंड ज़्यादा लेबर वेबर में नहीं, बस जला के जो है उसको डाल के वो फर्नेस के अंदर रख दीजिए, क्रूसिबल को 24 घंटे के लिए जो है छोड़ दीजिए 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पे। आपको कुछ करना थोड़ी ना, बस उतारते रखते में जो है सावधानी बरतनी पड़ेगी, इतनी सी बात है ना। ये हो गया एडवांटेज। डिसएडवांटेज जो हमने ऑलरेडी बता दी भाई, 24 घंटे के लिए 500 से 600 डिग्री टेम्परेचर पे आप किसी चीज को रखोगे तो कितनी गर्मी पैदा होगी और उसके लिए कितना बिजली की जो है जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है इसकी इलेक्ट्रिकल कॉस्ट, बिजली का खपत। दूसरा डिसएडवांटेज जो हमने ऑलरेडी बता दिया, कोई ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर में उड़ जाते हैं, खत्म हो जाती हैं, तो उनको अगर ध्यान रख के हमें ऐश कंटेंट निकालनी हो तो ये ड्राई ऐश मेथड जो है काम नहीं करता। ये हैं कुछ ऐसे मिनरल्स जो कि हाई टेम्परेचर पे उड़ जाती है, तो इनके लिए जो है हमारा ये ड्राई ऐश मेथड काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपके क्रूसिबल और ये जो है आपको हमने क्या कहते हैं वो दिखा दिया। मफल फर्नेस, इसको हम कहते हैं मफल, MUFFLE, मफल फर्नेस। ओके, फर्नेस मतलब भट्टी। ठीक है ना। सो वेट ऐशिंग, अब वो आ गया ड्राई ऐशिंग, बिल्कुल सूखे सूखे में कर दिया आपने सब कुछ। अब आती है वेट ऐशिंग की बात।
Wet ashing is primarily used in the preparation of subsequent analysis for specific minerals. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ना, ड्राई एशिंग में जो है सब कुछ उड़ जाती है, कभी कभार अच्छे स्पेसिफिक मिनरल्स भी उड़ जाती है। हमें जब टोटल एश कंटेंट, मिनरल कंटेंट कितनी है, जब हमें वो देखनी है, वही हमें लेबल भी लिखना है, तो उसके लिए ड्राई एशिंग काम कर जाएगा। बट अगर हम स्पेसिफिकली देखना चाहते हैं भाई सोडियम कितनी है, पोटेशियम कितनी है ना, आयरन कितना है, कॉपर, तो उसके लिए जो है हम ड्राई एशिंग नहीं करते हैं, हम वेट एशिंग करते हैं। वेट एशिंग से बहुत सिंपल सी बात है, आप जलाते हो बट मोर देन हीट आप जो है एसिड को यूज करके जलाते हो। इट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, क्या करते हो इसमें जो है, इट ब्रेक्स डाउन एंड रिमूव्स द ऑर्गेनिक मैट्रिक्स सराउंडिंग में, सो दैट दे कैन बी लेफ्ट विद एक्वस सॉल्यूशन। किसी लिक्विड स्टेट में जो है वो आप अपने ऑर्गेनिक मटेरियल को सबको जला देते हो। ठीक है, खाने के ऑर्गेनिक मैटर को जो आप जला देते हो, और जो मिनरल्स आप बचाना चाहते हो लिक्विड स्टेट में, ताकि वो उड़ ना जाए। ठीक है, सैंपल को अच्छे से आपने ग्राइंड कर लिया, ठीक है, एंड इसको आपने डाला एक अच्छे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। जनरली लोग जो हैं नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं, और नाइट्रिक एसिड को रख के इसको जो है जला देते हैं। नाइट्रिक एसिड में रख के गर्म करते हैं, नाइट्रिक एसिड लिक्विड है उसमें गर्म करते हैं। ठीक है, heating is continued until the organic matter is completely digested, leaving only the mineral oxides in solution. तब तक आप गर्म करेंगे इसको, लिक्विड है, उड़ नहीं जाएगी। ठीक है, कोई भी जो है मिनरल उड़ेगी नहीं। और टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं रखते हैं, टेम्परेचर जो है कुछ घंटों के लिए 350 डिग्री टेम्परेचर पे रखते हैं। आपका वो पूरा लिक्विड जो है ना, आप बिल्कुल ब्राउन हो जाता है, काला पड़ जाता है। इसका मतलब वो सब कुछ जला खिदा के खत्म कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, और वो बाकी जितनी भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका जो है सबको जला देता है। और कौन से टेम्परेचर पे कितने समय के लिए रखते हैं वो डिपेंड करता है कौन सा एसिड यूज कर रहे हैं या कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। ठीक, नाउ टिपिकली डाइजेशन टेक्स फ्रॉम 10 मिनट्स टू अ फ्यू आवर्स एट टेम्परेचर्स एट अबाउट 350 डिग्री सेल्सियस, है ना। 10 मिनट से लेके कुछ घंटों तक आप कर सकते हो, वो निर्भर करता है कि आप कौन सा एसिड यूज कर रहे हो, है ना। और आपकी लैब में जो है कितने तक टेम्परेचर रखने की जो है प्रावधान है। आप 100 डिग्री से ज्यादा नहीं रख सकते हो, तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा समय के लिए रखना पड़ेगा जलाने के लिए। अगर आप 350 डिग्री तक रखने की जो है आपकी लैब में प्रावधान है, तो आप कुछ घंटों में जो है पूरा प्रक्रिया को जो है खत्म कर सकते हो। ऑलराइट, अब यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है, आप यहाँ पे जो है ये देखेंगे कि जो आपकी जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को जो है आगे हम लेते हैं एक मशीन में, जिसको हम कहते हैं AAS। उसके बारे में हम यहाँ जिक्र नहीं कर रहे हैं, बस आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। ये वेट एशिंग जो है प्रोसीजर यहाँ खत्म नहीं है। अब ये जो सॉल्यूशन रह गया, इसको आगे ले जाके हम जो है एटॉमिक एडसॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी AAS एक मशीन होती है, एक टेक्निक होती है। इस टेक्निक से जो है इंडिविजुअल मिनरल्स को जो है आप नाप सकते हो कि कितनी मात्रा में अभी वो सॉल्यूशन में, जो जली हुई सॉल्यूशन है उसमें रह गया है। ठीक है, आप नाप सकते हैं। वो प्रोसीजर हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो AAS का जो प्रोसीजर है आपको नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो हाई एंड एक्सपेरिमेंट्स हैं, हाई एंड मशीन्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं, हम ज़्यादा यहाँ पे केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री के बेसिस में जो टेस्टिंग कर सकते हैं उसी की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जो है ऐश कंटेंट की जो है डिस्कशन हम खत्म कर रहे हैं। ऑलराइट, इतना ही है, ऐश कंटेंट कैसे तोला जाता है हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।